हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2023 में आई मूवी मिशन मजनू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10 और 85% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस शानदार मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के वर्ल्ड वॉर 2 का अंत कर दिया था। पर इसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का रेस हर देश के अंदर जागृत हो गया था और इसलिए हर देश न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था। इसमें भारत भी शामिल था। अब हमें बताया जाता है कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई वॉर में इंडिया को जीत मिल गई थी और पाकिस्तान थर्ड टाइम के लिए हार गया था और इससे पाकिस्तान बहुत ही बौखलाया हुआ था और वो इंडिया को हर हाल में तोड़ना चाहता था और इसके लिए उसके पास एक ही रास्ता था, वो था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, जिससे वो इंडिया को हरा सकता था। लेकिन इंडिया के पास रॉ है जिसके बहुत सारे एजेंट्स पाकिस्तान में भी फैले हुए हैं और जो अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके इंडिया को हमेशा जिताने में मदद करते हैं। और ये कहानी उन्हीं जाबाज रॉ एजेंट में से एक की है। कहानी की शुरुआत होती है तारिक से, जो कि पाकिस्तान की रावलपिंडी शहर की निवासी है। वैसे में वो एक दर्जी होता है और उसे काम की तलाश होती है, इसलिए वो अनवर की चाचा के पास जाता है काम की तलाश करने के लिए और इस बार में वो अनवर से रिक्वेस्ट करता है। अनवर उसे बार बार मना कर रहा होता है पर मौलवी साहब के कहने पर वो उसे काम में रख देता है और यहाँ पे तारिक का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे तारिक अनवर की चाचा को अपनी स्किल्स दिखा रहा होता है पर वहाँ पर उसे नसरीन नाम की लड़की दिखती है जो कि अंधी थी, वो देख नहीं सकती थी पर तारिक को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। नसरीन अनवर के चाचा की जीजा की बेटी थी और इसलिए तारिक को ज़्यादा नहीं मुश्किल होता है उसके पास पहुँचने में। वो जब भी मौका मिलता है उसे प्यार भरी नज़र से देख लिया करता था और ये बात नसरीन को भी पता चल जाती है। तारिक को नसरीन की आंखें ना होने की बात से कोई मलाल नहीं था। वो हमेशा उसके साथ रह के उसे प्यार करना चाहता था, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था और ये बात नसरीन भी समझ जाती है। वो अब तारिक को उसकी इत्र की खुशबू से पहचानने लगती है, उसके साथ बात करने लगती है और उनकी नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पर ये बात नसरीन के पिताजी को पता चल जाती है और इस बात से वो तारिक के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। वो तारिक को बहुत भला बुरा कहते हैं, साथ ही साथ उसे अनपढ़ गवार होने का ताना भी देते हैं और उससे शादी कराने के लिए मना करते हैं। पर यहाँ पे तारिक अपने प्यार को कबूल करता है और बोलता है कि वो नसरीन को हमेशा खुश रखेगा। और ये बात जब चाचा को पता चलती है तो वो अपने जीजा को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अनपढ़ गवार तो आप भी थे पर हमने अपनी बहन की शादी आपसे किया था और वो खुश भी थी। और यहाँ पे नसरीन भी अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करती है कि तारिक से ज़्यादा प्यार उसे और कोई नहीं कर सकता। अब पिताजी हार मान जाते हैं और आखिरी में नसरीन और तारिक की शादी हो जाती है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 1974 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि भारत ने अपनी पहली न्यूक्लियर बम टेस्ट किया था और इसमें वो सफल रहा, जिस वजह से भारत अब हर देश में चर्चे में था और सबसे ज़्यादा खौफ में था पाकिस्तान, क्योंकि अब उसे ये डर लग रहा था कहीं भारत उसके ऊपर अटैक न कर दे। अब पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार सबको ऑर्डर देते हैं कि अब न्यूक्लियर बम की शुरुआत किया जाए और ये काम छुपके से होना चाहिए और जब ये सारे काम ख़त्म हो जाए तब हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। और इसके लिए वो एक साइंटिस्ट AQ खान को भी बुलाते हैं जो कि अभी फ़िलहाल बाहर के देश में काम कर रहे होते हैं पर वो ओरिजिनल पाकिस्तानी ही होती है, इसलिए वो उन्हें बुलाते हैं और अपनी न्यूक्लियर बम टेस्ट शुरू करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान किसी को बिना बताए इलीगल तरीके से खुद न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा होता है पर वो चारों तरफ जाके ये बता रहा होता है कि इंडिया ने बिना बताए न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, जिस वजह से इंडिया के ऊपर बैन लगना चाहिए। और यहाँ पे उनके पास ये खबर आती है कि इंडिया के पोखरण टेस्ट को इलीगल बताते हुए सारे टेस्ट को रद्द कर दिया गया है और इंडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है, जिस बात से सबको बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम नसरीन और तारिक को देखते हैं जो कि दोनों बहुत ही खुश होते हैं एक दूसरे के साथ और साथ ही साथ अब नसरीन प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से दोनों को अब बच्चे के आने की बहुत जल्दी भी थी और इंतजार भी था। यहाँ पे रॉक के चीफ मिस्टर काव के PM इंदिरा गांधी को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाना शुरू कर दिया है पर कहाँ बना रहा
है ये हमें नहीं पता। अब यहाँ पे पीएम इंदिरा गांधी उन्हें ऑर्डर देते हैं कि हमारे एजेंट्स के द्वारा पता लगाया जाए कि कहाँ पे पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बना रहा है और इस बारे में पूरी देश दुनिया को जानकारी होना चाहिए। नसरीन के पिताजी उन दोनों की शादी करवा दिए हैं, पर वो अभी भी तारिक से खुश नहीं है क्योंकि वो अभी छोटा दर्जी का काम कर रहा है और उन्हें ये चिंता थी कि नन्हा मेहमान आने के बाद वो घर कैसे चलाएगा। पर नसरीन को पूरा भरोसा था कि तारिक सब कुछ संभाल लेगा और वो इसी तरीके से उससे जिंदगी भर प्यार करता रहेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रात के अंधेरे में तारिक चुपचाप चाचा की दुकान में जाता है और वहाँ जाके शर्मा नाम के किसी व्यक्ति को फोन करता है। शर्मा यहाँ पे इंडियन रॉ की खबरी होता है, जिसके जरिए पाकिस्तान की हर खबर इंडिया के रॉ तक पहुँचती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि तारिक कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि इंडियन रॉ की एजेंट है, जो कि अभी अपने काम के वजह से पाकिस्तान में शिफ्ट किया गया है। तारिक का पूरा नाम होता है अमनदीप अजितपाल सिंह। शर्मा यहाँ पे उसे बताता है कि हमने पोखरान में दिवाली मनाई है और पड़ोसी मुल्क भी हमारे तरह पटाखे फोड़ने की सोच रहा है और तुम्हें पता लगाना है कि उस पटाखे की लोकेशन क्या है। अब हमें इन दोनों की बातचीत से ये पता चलता है कि अमनदीप को शर्मा बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं देता, ना ही उसकी बातों का सही तरीके से जवाब देता है और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। असल में अमनदीप के पिता भी एक रॉ एजेंट थे, पर उनके ऊपर देश के साथ गद्दारी करने का आरोप लगा था, जिस वजह से शर्मिंदगी के मारे उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली और इस बात का ताना हमेशा शर्मा अमनदीप को दिया करता था। पर अमनदीप कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया करता था, क्योंकि वो हमेशा ये बात सोचता था कि वो अपने काम के जरिए अपनी इनोसेंस और अपनी देशभक्ति को प्रूव करके ही रहेगा। अब यहाँ पे अमनदीप को पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के पता लगाने का काम दिया जाता है और इस मिशन का नाम दिया जाता है मिशन मजनू। और इसलिए मिशन मजनू के तहत तारिक असलम नाम के व्यक्ति से मिलता है, जो कि उसे पैसे, गाड़ी और ऐसे बाकी चीज़ों की हेल्प करने वाला होता है। शर्मा असलम को ऑर्डर देते हैं कि अगर मिशन करने में तारिक फेल रहा या फिर उसकी कोई भी हरकत गलत लगे तो उसे वहीं पे मार देना, क्योंकि उन्हें तारिक के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो सोचते थे कि वो भी अपने पिता की तरह गद्दार निकलेगा। यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो भी यूनिफॉर्म बड़े अधिकारी पहना करते थे वो अनवर की चाचा की दुकान के सिलके जाता था, जिस वजह से इस बात का फायदा उठाते हुए तारिक किसी बड़े अधिकारी के 2 बटन्स तोड़ देता है और बटन ना होने की वजह से उसे बुलावा भेजना पड़ता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए तारिक उनके घर पहुंच जाता है। अब तारिक अपने मिशन के तहत उस बड़े अधिकारी की चापलूसी करता है, साथ ही साथ पाकिस्तान की और भी पढ़ाई करता है और यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बनाने की शुरुआत हो चुकी है, पर उसे लोकेशन का कुछ भी पता नहीं चल पाता। यहाँ पे इंडिया में इमरजेंसी लागू हो जाती है, जिस वजह से पीएम इंदिरा गांधी को रिजाइन करना पड़ता है और अब मोरारजी देसाई बनते हैं नया पीएम और वो शांति प्रिय लोग होते हैं। यहाँ पे उनका मानना था कि हिंसा से कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत करके मसले को सुलझाया जा सकता है। यहाँ पे वो मिस्टर काओ को बुला के सारे मिशन को बंद करने के लिए कहते हैं, साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस मिशन की वजह से सरकार का बेकार का खर्च बढ़ रहा है, जिस वजह से उन्हें इस सारे मिशन को रोकने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे मिस्टर काओ उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान इलीगल तरीके से न्यूक्लियर बम बना रहा है, जिस वजह से हमें ही खतरा है और आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है और इससे सबसे ज़्यादा खतरा है इंडिया को। और अगर हमने अभी उनके लोकेशन का पता किया तो इजराइल भी हमारी हेल्प कर सकता है उन्हें रोकने में, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 3 रुक जाएगा। पर पीएम उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और अपनी बात में ही अड़े रहते हैं। अब यहाँ पे मिस्टर का अपने पद से रिजाइन देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मिशन कितना ज़रूरी है भारत के लिए और इसके बिना कितना खतरा हो सकता है भारत को। इसलिए वो अपने जूनियर को इस मिशन को बिना किसी के जानकारी के चलाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ तारिक ये पता लगाता है कि ये टेस्ट रावलपिंडी के आसपास ही होने वाला है और AQ खान नाम के वैज्ञानिक को बाहर से बुलाया गया है इस टेस्ट को करने के लिए। पर ये बात सुन के शर्मा उससे बहुत डांट टपटता है, साथ ही साथ बोलता है कि
ये तुमसे ना हो पाएगा और तुम अपने बच्चे को संभालो, क्योंकि अब ये मिशन बंद हो चुका है। और ये बात सुन के अब तारिक बहुत गुस्सा करता है और चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि इसके लिए उसने अपनी जान को खतरे में लगाया था और बहुत मुश्किल से जान की बाजी लगाकर उसने इतना इन्फॉर्मेशन लिया था। पर अब इसका कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि मिशन ही बंद हो चुका था। अब उसे ऐसे चीखते चिल्लाते हुए उसके फादर इन लॉ देख लेते हैं और उन्हें उसके ऊपर शक हो जाता है। तारिक जब दुकान से बाहर आता है तो उसका सामना उसके फादर इन लॉ के साथ हो जाता है, जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि तारिक का किसी और वुमेन के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में वो उस धमकी देने लगता है कि इस बारे में वो नसरीन को बता देने की धमकी देते हैं। पर यहाँ पे असलम ये सारे सीन को देख लेता है और उसे गलतफहमी हो जाती है और वो उस गलतफहमी में समझता है कि तारिक के सच्चाई के बारे में उसके फादर इन लॉ को पता चल गया है और इस बारे में वो शर्मा को फ़ोन करके बता देता है। शर्मा उसे वहाँ पे ही शूट कर देने के लिए ऑर्डर देता है, जिस वजह से तारिक जाता है और डोर को नॉक करता है और फिर उसे शूट कर देता है। कहने के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र था, पर यहाँ पे असल में मिलिट्री के शासन चलता था। मिलिट्री के चीफ जनरल जियाउल हक एकदम कट्टरवादी सोच के आदमी थे। वो सीधा पीएम के निवास जाते हैं और वहाँ पे उन्हें भ्रष्टाचार और पैसे के कफन करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि असलम ने तारिक के ऊपर गोली नहीं चलाई थी, बल्कि उसके फादर इन लॉ के ऊपर गोली चलाई थी और उन्हें शूट कर दिया था, क्योंकि उसे डर था कि ये सच्चाई के बारे में उसके फादर इन लॉ किसी और को ना बता दें। शर्मा को तारिक के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, पर असलम को तारिक के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है और देश के लिए कर रहा है, इसलिए उसने उसे नहीं मारा। साथ ही साथ उस दिन उसने जो भी देखा था उसे यही लगा था कि तारिक की सच्चाई उसके फादर इन लॉ को पता चल गई थी और आगे जाके वो इस मिशन को रोक सकते हैं, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अब यहाँ पे तारिक असलम को मारता है क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि उसके वजह से एक निर्दोष इंसान की जान गई थी। अब यहाँ पे तारिक को रोकने के लिए मौलवी साहब आते हैं और उसके ऊपर वो बंदूक तान देते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मौलवी साहब इंडिया के रॉ एजेंट हैं, जो कि एक सीनियर फील्ड ऑफिसर है और उनका रियल नेम रमन सिंह है और वो यहाँ पे भेस बदल के 9 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। वो यहाँ पे उसे बताते हैं कि सलमान ने तुम्हें मारने के लिए ऑर्डर दे दिए थे, पर यहाँ पे असलम ने तुम्हें बचाया और उसने तुम्हें नहीं मारा, इसलिए तुम्हें उसकी शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया के नए चीफ रॉ मिस्टर संतोष को ये पता चलता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी कोयटा नाम की किस जगह पे है और इजराइल जल्द ही उसके ऊपर हवाई हमला करके उसे तबाह करने वाला है। दूसरी तरफ तारिक अपने मिशन में इतना मशगूल था कि उसे नसरीन का ख्याल रखना याद ही नहीं रहता था। साथ ही साथ वो उससे दूरी बनाए हुए था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया या फिर उसे कुछ हो गया तो वो अकेली पड़ जाएगी, उसे अकेले रहना पड़ेगा, या फिर अगर उसके सामने किसी दिन उसकी रियल सच्चाई आ जाएगी तो वो क्या करेगी। इस बात का चिंता उसे खाया जा रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीफ जनरल जियाउल हक एक बहुत बड़ा चाल चलते हैं, जिसके तहत वो हर देश के तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और जिसके आड़ में वो अपने इलीगल काम को चलाए रखें। दूसरी तरफ तारिक, रमन और असलम मिलते हैं और मिलके एक प्लान बनाते हैं और भगवान का नाम लेके उस प्लान को शुरू करते हैं। वो तीनों पाकिस्तान की वर्दी पहन के जाते हैं और एक गाड़ी को रोकते हैं जो कि जैकेट से भरा हुआ था और वो वहाँ के ड्राइवर से पूछताछ करते हैं। वो अपने पाकिस्तानी वर्दी का रौब दिखाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस ड्राइवर से कलेक्ट कर लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी कहूटा नाम की जगह पे बना हुआ है, मतलब जो कि इंडिया के बॉर्डर के पास ही है, और जिस वजह से किसी के ध्यान उस कहूटा नाम की जगह पे ना जाए और वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहूटा भी जाते हैं। कहूटा में चारों तरफ पाकिस्तान के आर्मी के लोग ही घूम रहे होते हैं और यहाँ पे तारिक और असलम छुप छुपाते हुए उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के जगह तक पहुँच जाते हैं। पर जब तारिक वहाँ पे फ़ोटो खींचने ही वाला होता है कि एक आर्मी ऑफिसर आके उन्हें पकड़ लेता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। वो आर्मी ऑफिसर तारिक को फ़ोटो खींचते हुए नहीं दिख पाता, पर फिर भी वो उन दोनों की तलाशी लेने लगता है, जहाँ पर तारिक को एक आइडिया आता है और वहाँ पे घूम रहे एक बकरी को दिखाते हुए बोलता है कि मेरी बकरी खो गई थी, इसलिए उसे ढूंढते हुए हम यहाँ पे आ गए, और वो अपनी बकरी लेके जाने लगता है और इस बात से आर्मी ऑफिसर को उसके ऊपर डाउट भी नहीं होता। अब वो तीनों बचाते हुए किसी तरह वहां से निकल के आ जाते हैं। अब यहाँ पे तारिक फोन करके शर्मा को बोलता है कि न्यूक्लियर फ्लैश
कहूटा में है, कोयटा में नहीं। पर इस बात को जानने के बावजूद शर्मा उस इंफॉर्मेशन को रॉ तक पहुंचाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि तारिक के ऊपर उसे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। यहाँ पे उन तीनों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, वो भी बिना किसी को बताए। और यहाँ पर शर्मा का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता और वो उस इंफॉर्मेशन को रॉ तक पहुंचाने के लिए मना कर देता है। यहाँ पे शर्मा की एंट बढ़ती ही जा रही थी और इस बात से तारिक भी अब गुस्से में आ जाता है, पर फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहता है कि ये बात वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने में सफल रहा तो देश में तबाही मच जाएगी। और ये बात तो आप भी जानते हैं। अब इस बात को सुन के शर्मा थोड़ा सोचता है और वो कहता है कि अगर तुम 48 घंटों के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल सबूत नहीं ला पाए तो हम इस मिशन को यहीं पे रोक देंगे और ना ही ये इन्फॉर्मेशन किसी को पता चलेगी, क्योंकि अगले 48 घंटों के अंदर इजराइल कोयटा में हमला करने वाला है और तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अब ये बात सुन के तारिक बहुत प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर इजराइल ने गलत जगह हमला कर लिया तो पाकिस्तान सतर्क हो जाएगा। साथ ही साथ अमनदीप को अपने देश आना होगा, वो भी अकेले अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के। और इस बात से वो और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाता है और फिर उसका दिमाग ठनकता है, क्योंकि वहाँ पे कहूटा में सिर्फ एक ही नाई की दुकान है और वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे होंगे वो उसी एक ही नाई की दुकान में बाल कटवाने आते होंगे, जिस वजह से वहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा होगा और वो उनके बालों में भी ज़रूर होगा। तो किसी के बाल अगर मिल जाए तो ये बात उसे फिजिकल के रूप में सबूत मिल जाएगा, जिससे सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पे तारिक थोड़ा सा चालाकी दिखाते हुए एक सीनियर ऑफिसर का बाल चुरा लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अब मेन मुद्दा ये था कि उस बाल को वो इंडिया तक कैसे पहुँचाएगा, इसलिए वो समझौता एक्सप्रेस के द्वारा पहुँचाने का सोचते हैं। पर यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस में टिकट के साथ पासपोर्ट की भी जरूरत होती है, पर तारिक के पास पासपोर्ट नहीं था, इसलिए उसने अब एक प्लान सोच लिया था। तारिक पंजाबियों की तरह पगड़ी पहन के समझौता एक्सप्रेस में घुसने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर खड़े आर्मी ऑफिसर उसे वहाँ पर रोक लेता है और फिर उसकी तलाशी करने लगता है। वहाँ पर वो उसे पगड़ी उतारने के लिए कहता है। अब यहाँ पर पंजाबियों का शान था पगड़ी और उसे उतारने के मतलब उसकी शान को उतारना था, और इसी बात की फायदा उठाते हुए तारिक हर पंजाबियों को वहाँ पे कलेक्ट कर लेता है और वहाँ पे जोर शोर से नारा लगाने लगता है। वहाँ पर भीड़ बहुत बेकाबू हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए तारिक समझौता एक्सप्रेस के अंदर निकल जाता है और वहाँ पे जाके वो एक सीट में एक आंटी के पर्स में उस बाल को डाल देता है और आंटी को इस बारे में कुछ भी पता भी नहीं चलता। अब यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर को ये बात पता चल गई थी कि कोई संदिग्ध व्यक्ति पगड़ी पहन के ट्रेन में घुस गया है। अब उसे पकड़ने के लिए वो लोग आ जाते हैं और फिर वो लोग तारिक को देख लेते हैं। फिर पकड़ने की जद्दोजहद में वो उसके पीछे लग जाते हैं। यहाँ पे तारिक बहुत मुश्किल से चालाकी दिखाते हुए और उनसे फाइट करते हुए वहाँ से मुश्किल से निकल जाता है। फिर वो आके शर्मा को फ़ोन करके बग्गी नंबर आंटी का नाम भी बता देता है, जिस वजह से उन्हें ढूंढने में मुश्किल ना हो। अब यहाँ पे जब आंटी इंडिया में लैंड करती है तो उनके पर्स से सीधे आके ऑफिसर्स बाल निकाल लेते हैं और फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं और आंटी इस बात को कुछ भी समझ में नहीं पाती। अब यहाँ पे बालों का लैब टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे बालों में हाई रेडिएशन मिलता है, जो कि सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लेस में ही मिल सकता है। इसका मतलब तारिक सच कह रहा था, वो जगह कोयटा ना होके कहूटा था। अब ये बात रॉ को भी पता चल जाती है। दूसरी तरफ इजराइल के विमान कोयटा के लिए निकल गए थे, पर आखिरी मौके में इंडिया उन्हें कॉल करके ये बताता है कि वो जगह कोयटा ना होके कहूटा है और इस बात से हवाई हमला रुक जाता है। दूसरी तरफ जब पीएम को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। वो बोलते हैं, जब मैंने ये मिशन को बंद करने के लिए कहा था तो अब तक ये क्यों शुरू था। तब वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए रॉ चीफ उन्हें बताते हैं कि हमें कहूटा में हमला कर देना चाहिए, पर पीएम अभी भी इसके खिलाफ थे और वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ शर्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि अमनदीप अपने पिता की तरह नहीं था, बल्कि वो सच्चा देशभक्त है, और ये बात जान के वो उसे माफ़ी मांगता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसके खिलाफ कोई भी मेल अपने मन में ना रखे।
वो बोलता है कि मैंने यहाँ दिल्ली में बैठ के तुम्हें ऑर्डर दे दिया, ये ना करो वो करो, पर फिर भी तुमने अपने जान पे खेल के अपने देश की हिफाजत के लिए इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, सच बताया। अब तुमसे बड़ा देशभक्त यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। मैं देशभक्त हूँ पर तुम सबसे बड़ा देशभक्त हो, ये कह के वो उससे सॉरी बोलता है। और यहाँ पे उसकी बातें सुन के अमनदीप खुश भी होता है, साथ साथ बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो शर्मा उस देशभक्त ना होने का और उसके पिता गद्दार होने का हमेशा तान देता था, आज वो उसे सच्चा देशभक्त मानता था और यही उसका रिवॉर्ड था। दूसरी तरफ पीएम सीधा चीफ जनरल को फ़ोन करते हैं और उन्हें बोलते हैं, हमने आपके ऊपर भरोसा करके गलती कर दिया, अब हमें आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी की जगह पता चल गई है, इसलिए जितना जल्दी हो सके न्यूक्लियर फैसिलिटी की जगह बदल दे या फिर बंद कर ले, क्योंकि अगर ये इस बारे में दुनिया को पता चला तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब उसकी बातें सुन के यहाँ पे चीफ जनरल बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बेबस होके न्यूक्लियर बम बनाने के प्रोसेस को बंद करने का ऐलान करते हैं। अब यहाँ पे चीफ जनरल जान जाते हैं कि रॉ एजेंट्स पाकिस्तान में चारों तरफ फैले हुए हैं, इसलिए जिसका अभी कॉल दिल्ली में कनेक्ट हुआ है उन सबको मारने के लिए वो आईएसआई एजेंट्स को ऑर्डर देते हैं, जिसके तहत वो लोग पहले असलम के घर पहुंच जाते हैं। असलम यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर आखिरी में उसे वो लोग मार देते हैं और वो शहीद हो जाता है। दूसरी तरफ तारिक को समझ में आ जाता है कि पाकिस्तान में रहना मुश्किलों से भरा होने वाला है, इसलिए वो नसरीन और अपने बच्चे के साथ दुबई शिफ्ट हो जाना चाहता था। इसलिए वो नसरीन को बोलता है कि मुझे दुबई में अच्छा काम मिल गया है और हम लोग कल ही शिफ्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे वो किसी तरीके से छुपते छुपाते हुए वहाँ से नसरीन के साथ निकल जाना चाहता था, पर वो जानता था कि ये सब बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ रमन जब असलम के ढाबे में पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असलम का मौत हो चुका है, मतलब आईएसआई एजेंट ने उसे मार दिए हैं। इसका मतलब उन्हें उनका पता मिल गया है। अब यहाँ पे वो तारिक को इंडिया जाने के लिए बोलते हैं, पर यहाँ पे तारिक उन्हें मना कर देता है, क्योंकि उसके जाने के बाद सारी सज़ा उसकी बीबी और बच्चे को मिलेगा और वो ये नहीं चाहता था। इसलिए वो भोलेनाथ का आशीर्वाद और रमन का आशीर्वाद लेके दुबई के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आईएसआई एजेंट रमन को भी ढूंढ निकालते हैं। वो जानते थे कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो गाड़ी में तेल डालते हैं और फिर आग लगा लेते हैं, जिस वजह से ब्लास्ट हो जाता है और रमन के साथ वहाँ पर आईएसआई एजेंट्स भी मर जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ आईएसआई एजेंट्स तारिक के घर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि तारिक के घर में ताला पड़ा हुआ है। इसका मतलब तारिक और नसरीन पहले से ही वहाँ से निकल चुके होते हैं, पर यहाँ पे उन दोनों की फोटो उन्हें मिल जाता है। अब यहाँ पे सारे आईएसआई एजेंट्स एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हवाई अड्डे में सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, जिस वजह से नसरीन या फिर तारिक को पकड़ा जा सके। अब तारिक को भी समझ में आ गया था कि वहाँ पर एजेंट्स बढ़ा दिए गए हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, इसलिए वो जल्दी जल्दी नसरीन को लेके चलने लगता है। पर यहाँ पर नसरीन प्रेग्नेंट थी और वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं चल पा रही थी, इसलिए वो तारिक को रोकने लगती है। तब वहाँ पर तारिक उसे चेयर पे बैठा के उसे समझाता है, हम दोनों का सीट अलग अलग है, पर मैं उस बार तुम्हें ज़रूर मिलूंगा। और ये कह के वो एक आदमी को इशारा करता है जो कि नसरीन की व्हीलचेयर को लेने लगता है। ये कहते हुए अब यहाँ पे तारिक की आंखें नम हो गई थी, पर नसरीन को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस आदमी के साथ चलने लगती है। पर वहाँ पर एक ऑफिसर नसरीन को जाते हुए देख लेता है और उसे रोकने के लिए जा ही रहा होता है कि तारिक ये बात समझ जाता है और फिर वो जोर जोर से भारत माता की जय वंदे मातरम कहने लगता है, जिसकी वजह से सारा फोकस अब तारिक की तरफ हो जाता है। और यहाँ पर ये ऑफिसर्स उसके पीछे भागते हैं और वो भी भागता है और फिर उनके साथ फाइट करने लगता है। पर आखिरी में जब वो देखता है कि फ्लाइट उड़ चुकी होती है, तब वो वहाँ पर ढाल होकर बैठ जाता है और वहाँ पर सारे ऑफिसर्स आके उसे गोली मार देते हैं, जिस वजह से उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है और वो शहीद हो जाता है। यहाँ पे तारिक जानता था कि उसके अंत बहुत नज़दीक है और इसीलिए वो नसरीन और अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आखिरी दम तक कोशिश करता है। और जब वो फ्लाइट उड़ जाती है तो वो अपने आखिरी सांसें भी छोड़ देता है। यहाँ पे नसरीन दुबई एयरपोर्ट के बाहर तारिक का इंतजार कर रही होती है। उसे कुछ गलत होने का अंदाजा था, पर वो समझ नहीं पा रही होती। पर तभी वहाँ पर मिस्टर काव आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तारिक का दोस्त हूँ और यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। और वहाँ पर वो उसे एक लेटर निकाल के देते हैं और फिर उसे पढ़ने लगते हैं। ये तारिक ने सिर्फ नसरीन के लिखा था और उसके साथ कुछ पैसे भी था। यहाँ पे तारिक ने लिखा था कि
ये लेटर अगर मिस्टर काओ तुम्हें पढ़ के सुना रहा है, मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। तुम हमेशा पूछा करते थे कि मैं अपने दिल में ऐसा क्या छुपा के रखता हूँ कि तुम्हें नहीं बता सकता, पर आज मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें तहे दिल से प्यार किया है। साथ ही साथ वो अपने बच्चे का नाम अमन रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब ये सब सुन के नसरीन रोने लगती है, क्योंकि उसे रोने के सिवा उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। अब हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि इंडियन रॉ एजेंट्स की कुर्बानियों के वजह से पाकिस्तान में स्थित कहूटा का न्यूक्लियर प्लांट का न्यूक्लियर फैसिलिटी का पता चल गया था, और उसके बावजूद भी चीफ जनरल जियाउल हक इस बात से मुकरते रहे। पर आखिरी में सच दुनिया के सामने बाहर आया जब 2004 में साइंटिस्ट AQ खान ने ये माना कि पाकिस्तान ने ईरान और नॉर्थ कोरिया को उनके टेक्नोलॉजी बेचे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान अगले 20 साल तक कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ इंडिया ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दूसरे पोखरान में परीक्षा किया, जो कि एक सक्सेस परीक्षा निकला, और यहाँ पर दूसरा एटॉमिक टेस्ट सक्सेसफुल रहा, और इससे इंडिया सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पावरफुल न्यूक्लियर पावर बन गया। अब यहाँ पे एक लाइन आखिरी में कहा जाता है कि हमारा तिरंगा हवा से नहीं, शहीदों के आखिरी सांस से लहराता है, और ये सच है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। 1970 में मिशन मजनू नाम के एक मिशन जरूर हुआ था, पर इसमें गूगल के ऊपर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी इनके यहाँ पे हर एक रोल ने बहुत अच्छी तरीके से एक्टिंग किया है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत ही लाजवाब एक्टिंग किया है। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।